तो चलिए शुरू किया जाता है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इफ ई इज एनर्जी एंड जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट then the dimensional formula of बाई जी जो टर्म है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो पहला बोला जा रहा है ml-2 T0 इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है ml-T होना चाहिए। तीसरा एम तो ये होना सी इज करेक्ट। यहाँ पे हो गया आपका सबसे लास्ट ml-1 T-। यहाँ पे क्या बोला गया है अगर उसको यहाँ पे देखें हम लोग तो ये आपका वन ऑफ द नीट क्वेश्चन ही है, ये आपका नीट में आया हुआ है। ये आपका नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि नीट 2021 में आया है। यहाँ पे देखिए जो बोला गया है लगभग क्वांटिटीज के बारे में बहुत बेसिक बहुत फंडामेंटल से हम लोग पढ़े हैं। तो एनर्जी का डायमेंशन हम लोगों को पता है कि क्या होता है ml² T-2 ये होता है एनर्जी का डायमेंशन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के भी यूनिट में देखे थे, डायमेंशन में भी ना रहे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमेशा बोले हैं हर किसी के डायमेंशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। निकाल के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो डायमेंशन होना चाहिए G इक्वल टू हो जाएगा 4 ऊपर में है, इसके बगल में R², में 2 बार m है तो m² लिख दे रहे हैं। इसको अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे R² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे में स्क्वायर है मतलब m कांस्टेंट जी का भी डायमेंशन मिल चुका है। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन पता है और इसका भी डायमेंशन पता है। तो हमसे पूछा गया है कि डायमेंशन निकाल के बताओ कि ई डिवाइडेड बाई जी इसका डायमेंशन क्या है। ई के लिए पहले ही ऊपर में लिखा हुआ है ml² T- होता है, जी के लिए होता है m-1 L³ T- सबका हिसाब कीजिएगा। तो नीचे में m-1 अगर ऊपर नीचे में l का पावर 3 है तो वो अगर l² को बचता है वो ऊपर जाएगा तो l-1 बच जाएगा। नीचे में भी T-2 है, जैसे समझना है वैसे समझिए, कट गया जब -2 ऊपर जाके -2 से जुड़ के 0 हो जाएगा तो t का पावर 0 हो गया। तो e बाई जी का डायमेंशन क्या हुआ, e बाई हुआ m²l-1 ऐसा। तो बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही रहता है नीट जैसे एग्जाम में, कोई बात नहीं है। बट बात यहाँ पे मेन बात ये होता है कि आपको एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन जो होगा वो कहीं से भी आ सकता है, पूरा सिलेबस कवर करना है। बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा एकदम कॉन्सेप्ट का एकदम जरूरत है ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल और बेसिक के ही आधार पे होता है, बस उसी को चेक करके आपको लिखना होता है। क्या आया था रूट ऑफ इफ द, यही क्वेश्चन था कुछ, टाइम पीरियड पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द
लेंथ ऑफ column L and the acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि सब जगह वही रहे, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द देन दी करेक्ट, आपसे पूछ सकता है कि द जो और जी जहां नहीं है पावर मतलब पावर 1 है, पावर 1/2 ऐसा है। इसके प्रोपोर्शनल टू और यू, तो डी सिम्स करेक्ट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों ने सिंपल सा बात बोला था कि हमको नहीं पता है कि टाइम पीरियड नाम का एक क्वांटिटी है, पेंडुलम के लिए बोला भी गया था। जैसे आगे का चैप्टर होता है एसएचएम, जहाँ पे ऑसिलेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे फिर पेंडुलम के बारे में डिटेल में, तो वहाँ पे ये ऐसे नहीं निकालेंगे, यूनिट डायमेंशन से वहाँ नहीं निकालेंगे, वहाँ तो फोर्स एनालिसिस से ही निकाला जाएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड दो चीजों पे डिपेंड करता है, तो लेंथ के पावर डिपेंड करता है। दूसरा पावर पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे आया। चलिए इससे आगे का अगर टाइम पीरियड को अगर देखें, तो टाइम पीरियड तो हमेशा सेकेंड वगैरह में होगा, तो टाइम पीरियड टी होना चाहिए LT-2 की जी मतलब है फोर्स का कोई सा भी टाइप हो, ये फोर्स हो, वेट का फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए। तो लेंथ को कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ देखिए, यहाँ पावर कितना लेके आपसे कितना मदद दूसरा क्या है, टाइम का देखिए, यहाँ से देखिए टाइम का जो है माइनस आ गया। अब हम लोग होमोजेनिटी यूज करते चलेगा कि भाई देखो मास तो ना इधर है ना उधर है, होना भी नहीं चाहिए, यहाँ भी जीरो वहां भी जीरो, पावर, तो जिसका पावर जीरो होता है वो लिखा नहीं जाता, केवल टी होने का मतलब इधर एल जीरो है, तो इसका मतलब क्या, जीरो के बराबर होना चाहिए, तो इधर एल तो है ही नहीं। अगर टी के -1/2 इसके बराबर आ गया, और यहाँ पे देखिए तो A=, इस इक्वेशन में ले जाके अगर पुट कर देंगे तो A=- के बराबर है, एक बार माइनस यहाँ और बी तो खुद भी माइनस है, या 1/2 के बराबर। अब ये एक बार आ गया, तो हम लोगों का जो लिखने का तरीका था कि टाइम पीरियड टू के इंटू एल का पावर ए, जी का पावर बी, तो के इंटू एल का पावर कितना 1/2, जी का पावर -1/2, जिस हिसाब से यहाँ पे दिया है उस हिसाब से अगर लिखते हैं तो जी का पावर देखिए कितना होना चाहिए -1। आपको आंसर करना है।
ठीक है, जी का पावर -1/2। यहाँ पे इसी को लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए ऐसे ये तो पता चल ही गया कि यहाँ एल का पावर 1/2 है और जी का पावर -1/2 है। लिखने का तरीका ऐसा होता है के इंटू, देखिए ऊपर में एल टू दी पावर 1/2, जिसका पावर माइनस है तो नीचे में जाके पावर 1/2 हो जाना चाहिए। तो पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो दोनों के दोनों रूट के अंडर आ जाएंगे। तो टाइम पीरियड का ये फेमस फॉर्मूला होता है। अगर में जाए न जाए, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको याद रहना चाहिए कि टी इक्वल टू 2 पाई इंटू किसके बराबर, के को आप ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे भी डिटरमाइन होगा। तो ये इसका लिमिटेशन है, यही बोले कि डायमेंशनल फॉर्मूला में ये तो बता सकते हैं कि किस पावर पे डिपेंड करता है, लेकिन के जो है उसको आप ऐसे नहीं, डायमेंशनली ही आप हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहे, क्वेश्चन करते लीजिए पहले। बहुत लोग देखो बाद में कंफ्यूजन भी होते रहता है, तो यूनिट डायमेंशन से ही याद करने से फायदा है। बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है ऊपर जी की नीचे एल। देखिए अगर ऊपर में जी चला जाएगा तो टाइम इन्वर्स हो जाएगा, तो इन्वर्स नहीं होना चाहिए। तो जी अगर नीचे में है तो टाइम ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। मन में दिक्कत होता है टाइम पीरियड को कितना ये वैल्यू होना चाहिए। देखेंगे क्वेश्चन करेंगे तो आगे और भी एरर एनालिसिस में भी ये फॉर्मूला काम आएगा। इसको याद रखिए कि टाइम बराबर होता है। बाकी जब एसएचएम पढ़ेंगे तो इस मेथड से नहीं, तब जो टिपिकल मेथड होना चाहिए क्या टाइम पीरियड कैसे निकलता है एसएचएम का, उससे निकालेंगे। अभी डायमेंशन के निकाला गया है। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द waves on, पहला बोला जा रहा है कि दी वेवलेंथ, दूसरा बोला कि दी एंड दी, तीसरा फैक्टर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू, पूछा जा रहा है क्या, तब आप बताइए। टू लेमडा कि मतलब रो भी है बट जी इंटू लेमडा मतलब रो जीरो हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगला बोला जा रहा है कि जी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है जी टू रो तीनों से। तीसरा, हाँ, द वेवलेंथ, दो नंबर इसके बगल में है लेमडा और ये दो नंबर है आपका द डेंसिटी रो, मतलब डेंसिटी वाटर का उसके ऊपर, एंड 3 नंबर है जैसा सीक्वेंस है, ये 3 नंबर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर इसको लेते हैं, फिर बोल रहा है कि नहीं रो पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू जी लेमडा। और सबसे लास्ट में बोला जा रहा है कि भी प्रोपोर्शनल है किसके, रो या जी लेमडा रो, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते हैं कि भी प्रोपोर्शनल है जी लेमडा इंटू रो। चलिए देखिए, जैसे बोले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होता है, वैसे ही वेवलेंथ का क्या मतलब होता है। तो कोई चीज जब वेव के फॉर्म में चलता है तो उससे ये ऊपर नीचे होते रहता है कि यही वेव है। तो वेवलेंथ का मतलब होता है कि पीक टू पीक या वैली टू वैली डिस्टेंस, कि इस डिस्टेंस को, जैसे ये हुआ पीक टू पीक डिस्टेंस, इसको भी लेमडा बोला जाता है। या फिर वैली टू वैली डिस्टेंस जो होता है इसको भी, तो ट्रफ और क्रफ इसको बोलते हैं। ये भी जब वेव मोशन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी नाम में ही है लेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ एक डिस्टेंस है। तो वेव डिस्टेंस कोई भी, तो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, लेंथ बराबर। बाकी क्वांटिटी ऑलरेडी हमें पता है कि भाई एक है वेलोसिटी भी, दूसरा है जी और तीसरा है वो, इन सब के जानते हैं। चलिए फिर अन्य किसका किसका जरूरत है,
तो भी का जरूरत है मीटर पर -1, सभी बेसिक क्वांटिटी में आता है। जी का जरूरत है तो जी अपने आप में एक्सेलरेशन जैसा है, ये -2 इसके बराबर होना चाहिए, जी का हो गया। रो के लिए देखिए, रो को डिफाइन किया गया था क्या, रो का डेफिनेशन था मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या, वेवलेंथ का खाली एक तो नया वो डिस्टेंस होता है। क्या देख, मुझे नहीं पता कि जो अपना वेलोसिटी है वाटर वेव का, कि वाटर में जो वेव बनता है सी वगैरह में, कि वो कितना पावर पे डिपेंड करता है वेवलेंथ के, तो मैंने बोला नहीं पता, तो लेमडा के पावर ए पे डिपेंड करता है। फिर हमको बोला गया कि भाई डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो हमको नहीं पता कि डेंसिटी के पावर कितना पे, तो रो के पावर बी पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो हमें नहीं पता, तो हमने उसको बोला कि इसका पावर सी पे ऐसे डिपेंड करता है। अब यहां से देखिए, तो इधर हटाने के लिए हमेशा कांस्टेंट लाते हैं, तो लेमडा का पावर ए, रो का पावर बी, बी का पावर सी, ऐसा ये हो गया। अब यहां से देखो तो इधर का डायमेंशन, तो एल टी -1 इसके बराबर, इधर तो स्पीड है, velocity है। अब इधर देखिए तो के को छोड़ देना है, लेमडा मतलब एल का पावर क्या होना चाहिए, ए के बराबर, लेमडा को पुट कर दिया गया। डेंसिटी, तो डेंसिटी का डायमेंशन इसका पावर बी के बराबर होना चाहिए। जी, तो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो भी एक्सेलरेशन है, इसका पावर कितना के बराबर, इसका पावर देखेंगे तो ये सी के बराबर ऐसा हो। अब हम लोग का हमेशा से बोला जाता है कि जो सामान्य पावर वाले लोग हैं उनको इकट्ठा कीजिए, तो मास देखिए एक ही जगह है, तो मास को पहले लिखने की परंपरा है, तो मास का पावर बी पहले लिख दिया गया, हो गया। अब लेंथ में आए, तो लेंथ को देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला जाएगा। लेंथ को यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ जो है वो क्या है, लेंथ का पावर यहाँ पे यहाँ से सहयोग मिला, वहां से देखिए तो टी मिला, लेंथ का भी काम हो गया। सबसे लास्ट कौन बचा है, टाइम। टाइम एक -2c के बराबर, देखिए इधर और इधर लिख दिया। हम लोगों को देखना है क्या, अब हम लोगों को देखना है होमोजेनिटी को अप्लाई करना है। तो होमोजेनिटी को जब हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ मास ना होने का मतलब है जीरो है, तो वहां पे मास का पावर बी है, और यहाँ मास है ही नहीं, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो है, इसलिए लिखा गया है, जिसको नहीं लिखा गया है वो जीरो है, ठीक है, मास के इधर, तो वो जीरो होना चाहिए। अब लेंथ में होना चाहिए 1 के बराबर, कम से कम बी तो पता है ना 0 के बराबर है, तो ए प्लस सी इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो 1 के बराबर एक रिलेशन मिला है, ठीक है। तीसरा, टी के पावर्स को अगर कंपेयर करेंगे, तो टी के पावर्स को कंपेयर करने से देखिए -2c इक्वल टू किसके बराबर, इक्वल टू -1 के बराबर, माइनस माइनस कट गया, तो c इक्वल टू कितना आया, 1/2 के बराबर। c इक्वल टू 1/2 है, इसी को एक मान लीजिए, इसको अगर एक में पुट करेंगे तो a प्लस 1/2 इक्वल टू 1, उधर जाके 1 में से 1/2 आधा घटेगा, तो आधा बचना चाहिए, तो a इक्वल टू देखिए कितना हुआ, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग बोले थे और ग्रेविटी के पावर सी पे, तो यहां से देखिए पर जीरो, तो जो जीरो होता है उसको लिखने की ना कोई मतलब के लिए लिख ही देते हैं। टू, तो ऑप्शन में भी का तो नहीं हुआ, भी के लिए तो 1/2 होना चाहिए। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो भी स्क्वायर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखिए लेम्डा पावर 1/2 है, किसी का
पावर 1 हो जाएगा, x का पावर 1 प्रोपोर्शनल टू लेमडा इंटू जी। तो भी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा इंटू जी या जी इंटू लेमडा, ये ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो शुरुआत में आपको बोला गया था कि आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो, अगर आपको सूचना नहीं भी है तो भी आप निकाल सकते हो। चलिए इससे एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, फिर इसका इसको कॉपी कर लीजिए। इससे एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, फिर अगला जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस से, जिससे अभी के टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आया है, उसको करेंगे। और वो इसी के जैसा है, ऐसा ही है जैसा यहां कर रहे हैं, काम एक ही करना है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण था, यहां से मेथड सीखना था। तो जो पहला एप्लीकेशन था कि कांस्टेंट का निकाल सकते हैं आप यूनिट डायमेंशन, दूसरा एप्लीकेशन है कि रिलेशन डेराइव कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तीसरा एप्लीकेशन अभी देखेंगे ये क्वेश्चन के बाद। चलिए हटा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द, फिर से टाइम पीरियड की बात हो रही है कि टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड टी ऑफ एस एच ऑन, पहला बोला जा रहा है प्रेशर, बोला डेंसिटी रो, एंड तीसरा बोला जा रहा है टेंशन, इसको नाम दिया सिग्मा, या सरफेस टेंशन में, चलिए सिग्मा की जगह एस, सरफेस टेंशन एस, देन P इक्वल टू, पी नहीं, पी का निकालना है, P इक्वल टू प्रेशर का पावर ए, डेंसिटी का पावर बी, एंड सरफेस टेंशन का पावर सी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि द वैल्यूज ऑफ ए और एंड सी, वैल्यूज ऑफ जो पावर से, द वैल्यूज ऑफ ए बताना है। तो चार ऑप्शन दे देगा, 1 -1 2 1 4 3, ऐसा करके ऑप्शन 4 रहेगा। तो हम लोग ऑप्शन में जाए बिना सीधे शुरू करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोगों को सीधे बोल दिया कि बीच के कांस्टेंट से भी कोई मतलब नहीं रहता है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो जो टर्म इन्वॉल्व है उसको पहले देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर मारने में कितना टाइम खर्चा होता है। किसी को प्लास्टिक के बोतल को आप लाके पानी में डुबा के छोड़ दो तो थोड़ा देर तक ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, तो वही एसएचएम है। तो टाइम पीरियड टी के बराबर है, तो टी के लिए डायमेंशन टाइम पीरियड ही है, डायमेंशन भी टी के बराबर होना चाहिए। हो गया इसका काम। प्रेशर के लिए तो ये सब क्वांटिटीज में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया पुट करेंगे, ml-1 P-2, ये प्रेशर के लिए हो गया। डेंसिटी तो डेंसिटी +3 होना चाहिए। ये थे क्या, फोर्स बाय लेंथ, क्या तो फोर्स बाय अगर लेंथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, mp-, के बराबर। तो ये जो हमारे क्वांटिटीज की हमको जरूरत पड़ने वाली है, सबका यूनिट डायमेंशन निकल चुका है। अब हम लोग हमेशा से जो बोलते हैं कि टाइम पीरियड, अब की बार खुद ही बोल दिया है कि नहीं पता तो प्रेशर के पावर ए पे डिपेंड करता है, नहीं पता तो डेंसिटी के पावर बी पे डिपेंड करता है, और नहीं पता तो सरफेस टेंशन के पावर किस पे, सी पे डिपेंड करता है। ऐसे चलिए यहाँ पे अब हम लोग, अब की बार तो खुद ही बोल दिया है कि भाई टेंशन ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो कौन वाले, तो ये ऐसा आ गया। अब यहाँ
पहला था अपना कौन, प्रेशर। तो प्रेशर के लिए ml -1 का पावर a के बराबर पहला टर्म लिख दिया गया। दूसरा है डेंसिटी, तो ml-3, इसको क्या हो गया, इसका पावर हो गया b के बराबर। सबसे लास्ट कौन है, तो सबसे लास्ट है अगेन टाइम, तो mt-2, ये अपना किसका, सरफेस टेंशन का, तो ये इसके लिए c लिख दिया गया। ठीक है, जो हमेशा से सामान्य, इनके समान ये हो बेस, उनके पावर्स को इकट्ठा कीजिए। तो m को देखिए यहाँ से कितना सहयोग मिला a का, यहाँ से कितना का सहयोग मिला b का, वहां से कितना का मिला c का, c आ। सिमिलर यहाँ से पावर 3b का हो गया, l और कहीं पे नहीं है, l का हो गया। t देखिए, तो t को यहाँ से पावर कितना मिला, तो -2a का, और वहां से पावर कितना मिला, तो वहां से पावर मिला -2c का। ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जो बना है, थोड़ा हमेशा तो इतना इजी इजी इक्वेशन नहीं बनेगा, इसको भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये तीनों इक्वेशन को लिख दीजिए, तो देखिए अब इधर m ही नहीं, इधर जीरो के बराबर, तो ये पहला रिलेशनशिप। दूसरा में देखिए एल भी तो नहीं है, बराबर हो गया, तो जीरो के बराबर, तो एक को तो कम से कम प्लस कर सकते हैं, तो -a के बराबर हो गया, तो इक्वल टू -a/3 इसके बराबर आया। ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका दूसरा रिलेशन हो गया। इसको क्या यूज करेंगे, देखो ए पता है, ए है, यहाँ पे अब बी को पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए, बस गया है बस सी, तो सी के लिए भी कर देते हैं क्या, सी के लिए कर देते हैं कि -2a-2c, ये किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर है, तो ये है आपका 1 के बराबर, कि +1 है वो भी। अब यहां से देखो, ये अगर चाहे हमको फिर से किसको निकालना है, 2c को निकालना है, तो 2c के लिए अगर निकालना चाहेंगे, तो 2c देखिए उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कि 2c उस साइड गया तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2c इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2a-1, तो ये मैथमेटिक्स है सारा का सारा, कि 2c उधर जाके वो प्लस हुआ, और ये ऐसा हो गया। c इक्वल टू देखिए सब जगह 1/2 गया, तो -a प्लस किसके बराबर, 1/2 के बराबर c हो गया। अगर इतना लिख चुके हैं, तो इससे आगे के लिए अगला स्लाइड में चला जाए, क्या रिलेशन आया है उसको याद रखिए, खाली कर लीजिए, नहीं तो बेसिक क्वांटिटीज का हटा देते हैं यहाँ से, ये तो सब पता है। चलिए यहां से आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो देखो अपने पास क्या रिलेशन है, a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू 0 के बराबर। a तो ठहरा a, देखिए b का वैल्यू किसके बराबर है, तो -a/3 इसके बराबर। c का वैल्यू किसके बराबर है, तो -a + 1/2 इसके बराबर है, +1/2 है या -1/2, c के लिए देखिए होना क्या चाहिए, यहां पे जब कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 2c इक्वल टू -2a-1 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो c इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस ही रहना चाहिए ना, सही बात है। तो c इक्वल टू किसके बराबर होगा, -a-1/2, यही बात बोला जा रहा है। तो यहां से 3 एक बात ये से जो माइनस आया, तो प्लस कैंसिल हो गया, तो -a/3 -1/2 इक्वल टू 0 के बराबर आया। तो यहां से देखिए -a/3 इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू देखिए किसके बराबर आया, तो -3/2 या 2/3, 3/2, सही बात है। तो यहां से देखिए a इक्वल टू किसके बराबर आया, तो a इक्वल टू आ गया -3/2। देखिए पहला जो है आपका अननोन,
इक्वल टू निकालने के लिए जा ए का खुद का वैल्यू के बराबर है। माइनस माइनस प्लस हो गया, बी का वैल्यू देखिए किसके बराबर 1/2, देखिए बी भी मिल गया। खास कर में यहाँ पे भी देखो डबल माइनस हो जाएगा, एक माइनस पहले एक के पास माइनस है, प्लस -1/2, यहाँ पे देखिएगा तो 3 -1/2 बनेगा, सी का वैल्यू -3/2, बी का जो वैल्यू हुआ और सी का वैल्यू जो हुआ वो किसके बराबर, ये आंसर होना चाहिए। मैथमेटिक्स वो तो कुछ नहीं है, सब इक्वेशन सॉल्व करना वो तो आपका काम है। अगर कहीं कुछ एरर हो स्टिल तो आप उसको अपना रीचेक कीजिए कि हो सकता है कैलकुलेशन किया गया है, इतने लोग बैठे स्टिल कुछ एरर रह गया है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो ये आपका ऐसा प्रोसेस। चलिए अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, देखिए एसआई सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है कि कौन कौन फंडामेंटल है, कौन कौन फंडामेंटल बनते हैं। आज से आप तो इसको क्या बोला जाएगा, इस क्वेश्चन को मैं कॉमन ऊपर को बोलते हैं, बोला जाता है डिफाइनिंग ऑफ साइज सिस्टम में है, फंडामेंटल है। आपको आज अधिकार दिया जाएगा कि सम अदर एज हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, सच में ऐसा होता है नहीं। क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि हाँ भाई ऐसा होता होगा। तो यहाँ पे भी जैसे प्रीवियस टाइम बहुत ही सिंपल लेते हैं, इससे हमको मेथोडोलॉजी पता चले। दो क्वेश्चन आज के लिए सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्या बोला जा रहा है कि देखो, बोला जा रहा है कि फोर्स एफ की पहला क्वांटिटी फोर्स एफ, वेलोसिटी की दूसरा क्वांटिटी क्या है, एंड दी टाइम टी की तीसरा है आर फंडामेंटल। किसी ने कहा कि मैं जो सिस्टम बना रहा हूं चूजन रहा हूं, इसमें ये जो क्वांटिटी है इनको चूज किया जा रहा है, क्या आर चूजन क्वांटिटी। फॉर्मूला ऑफ मास की देखिए जमाना बदल गया। ऐसे एसआई सिस्टम में हम लोग डायमेंशनल मास ही है, देखो डायमेंशन नया सिस्टम बोला जा रहा है कि अब वो जमाना गया जब मास फंडामेंटल, फोर्स और वेलोसिटी फंडामेंटल बने हैं। कि मास जो है वो फोर्स के पावर कितना, वेलोसिटी के पावर कितना और टाइम के पावर कितना पे डिपेंड कर रहा है। अगला बोला जा रहा है क्या कि -1 टाइम ऐसा सबसे लास्ट बोला जा रहा है। यहाँ पे मास था फंडामेंटल, सच में वही बोल रहा है क्या भाई, ऐसा हमने नाम दिया कि डिफाइनिंग न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एक नया system है जो existing था। यहाँ पे देखिए हमको
कि फोर्स तो वही मेथड है जो प्रीवियस करेगा। तो मैंने वेलोसिटी के कितना पावर पे डिपेंड, और मास जो है वो टाइम के कितना पावर पे करेगा। तो मैंने बोला तो मान लो कि तो ये ऐसा मुझे मिला जो अपना तरीका। तो अब की बार कांस्टेंट भी नहीं, तो कितना कि फोर्स का पावर ए पे पावर बी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आप क्वांटिटी के बारे में जानते हो कि मास के लिए एम था, तो भाई इस साइड में रहना चाहिए अकेला एम। यहाँ से देखिए तो फोर्स का डायमेंशन पावर है ए। फिर उसके बाद तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, उसका पावर किसके बराबर, बी के बराबर। सबसे लास्ट है टी, तो टी तो हमेशा टी ही होता है, टी का पावर सी के बराबर ऐसा होना चाहिए। चलिए अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि पावर को बोलते हैं इकट्ठा कर लो। तो इधर तो मास अकेला है इस साइड में, एम देखिए तो बस एक ही जगह मिल रहा है, देखिएगा तो ए के बराबर ही रहा। एल को देखिए कि एल बोला जा रहा है कि एल का पावर अगर यहाँ पे कितना कितना जगह है, तो दो जगह मौजूद है। यहाँ से आया तो पावर ए के बराबर, यहाँ से आया तो पावर बी के बराबर, तो इसका काम हो गया। टी का पावर देखिएगा तो टी सभी टर्म्स में मौजूद है, तो टी अगर सभी टर्म्स में मौजूद है तो माइनस टू ए मिला। दूसरा जगह से मिला तो माइनस बी मिला, तीसरा जगह से कितना मिला तो सी मिला, हो गया यहाँ पे इसका काम। अब अगर दोनों तरफ फिर से तो वही बोले कि पहला जैसा ही है, तो दोनों तरफ अगर होमोजिनिटी को लगाते हैं तो यहाँ से देखिए इधर मास का पावर ए, इधर पावर वन, तो सबसे पहले ए का वैल्यू वन मिल गया कि मास जो है उसके पास। फिर दूसरा बात ये जीरो के बराबर, तो यहां से b इक्वल टू किसके बराबर, माइनस ए। तो माइनस ए का मतलब कितना हुआ, ए है वन, तो माइनस ए का मतलब हुआ माइनस वन। सिमिलरली सबसे लास्ट टर्म, तो यहाँ टी है और यहाँ टी नहीं है, तो यहाँ टी नहीं होने का मतलब है कि तो सी भी बना रहा है माइनस टू ए, तो माइनस टू ए मतलब माइनस टू इंटू वन। देखिए यहाँ पे डबल डबल माइनस है, एक यहाँ का माइनस है और एक बी खुद भी माइनस है, तो माइनस वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस टू प्लस वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये माइनस वन। इतना कैलकुलेशन का आपको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए अब एक एक तो बोले ही है कि मास नाम का व्यक्ति जो है वो कितना, फोर्स के पावर ए, वेलोसिटी के पावर बी, टाइम के पावर सी पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से देखिए एम के लिए क्या आ जाएगा, तो फोर्स का पावर वन था, तो वन लिखा नहीं जाता है, वन हर जगह है ही। भी के लिए माइनस वन है और टी कितना है, प्लस वन है, तो देखिए एफ भी माइनस वन टी, तो कौन सा आया, सी आया। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एक नया सिस्टम को डिफाइन कर दे रहे हैं कि जो आई है वो तो है ही, हम अपनी तरफ से कोई नया सिस्टम डिफाइन करके किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए एक और लास्ट ऐसा क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाया जाए, हटा दे इसको। अब की बार इन तीनों को मौका मिला है फंडामेंटल बनने का। आ
कंफ्यूजन फंडामेंटल then the dimensional सिस्टम। भाई ये जो सिस्टम बना वन टी का पावर क्या बोला जा रहा है, एक्सेलरेशन का स्क्वायर टाइम ऐसा डिपेंड करता है। तीसरा बोला जा रहा है कि फोर्स इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर ऐसे डिपेंड करता है क्या। सबसे लास्ट बोल रहा है फोर्स इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का पावर माइनस ऐसे डिपेंड करता है, जो भी है। देखिए तो फिर से यही बात है कि कोई नया सिस्टम हुआ, एक नया सिस्टम बनाया गया जहां पे हम लोग को पता है कि एनर्जी नाम का एक फिजिकल क्वांटिटी होता है एसआई सिस्टम में, उसका डायमेंशन ml² इंटू t-2 ऐसा होता है। बट अब की बात कि एक नया सिस्टम बना है जिसमें फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या कर रहा हूं कि पावर क्या रखा है, देखो ए सिंबल रिजर्व हो गया है। तो अब की बार क्या बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता फोर्स के पावर कितना पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने बोला फोर्स के पावर एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि वहां पे ए हो गया ना रिजर्व, तो दो दो जगह ए होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो फोर्स का पावर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, नहीं पता कि एक्सेलरेशन के कितना पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने कहा एक्सेलरेशन के पावर वाई पे डिपेंड कर रहा है। और हमें नहीं पता एनर्जी टाइम के कितना पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम के पावर जेड पे। यही बोले कि पहले ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड सिंबल लिए हैं, तो वही बोले नाम में क्या है कि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि एक्सेलरेशन भी है वो भी ए हो जाए। एक जगह इकट्ठा करेंगे तो एनर्जी इक्वल टू फोर्स का पावर एक्स पे, और टाइम के पावर जेड पे ऐसे डिपेंड करता है। FAT² इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए -2 इस साइड का फोर्स क्या होना चाहिए, तो फोर्स होना चाहिए ML T-2, उसका पावर किसके बराबर, एक्स के बराबर। दूसरा देखिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, LT-, इसका पावर वाई के बराबर। टाइम तो टी होता है, तो ये सभी क्वांटिटीज ही हैं, इन सब का डायमेंशन हमको ऑलरेडी पहले से पता है। चलिए अब यहाँ पर आगे, तो इस साइड में ML² T-2 ये ऐसा रह गया। जो पावर ने बोलते हैं तो मास एक ही जगह है, तो मास रह गया। लेंथ जो है वो दो जगह है, तो लेंथ का पावर देखिए यहाँ से x मिला और वहां से y मिला, तो x प्लस वाई हो गया। टाइम सभी टर्म्स में है, तो टाइम इक्वल टू यहाँ से देखिए -2x मिला, यहाँ से -2y मिला, और यहाँ से क्या मिला, z के बराबर मिला। ये हमने लिख दिया। अब होमोजिनिटी पे जाएंगे, तो यहाँ का पावर x है, तो सबसे पहला आसान काम यहाँ पे देखिए, तो लेंथ का प्लस वाई इक्वल टू 2, -2y प्लस जेड, इसको किसके बराबर, -2 के बराबर, कि टाइम का पावर यहाँ -2 है और यहाँ पे टाइम का पावर ये है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ सी इज करेक्ट। तो यहाँ से देखिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2x उधर जाके प्लस ही होगा, 2y भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -2 यहाँ पे रह गया, x 1 था तो +2x मतलब +2, y भी 1 था फिर +2, एक बार -2 एक बार ये खत्म हो गया। z इक्वल टू 2 के बराबर आ गया।
यहां से पता चला एक्स 1 है, वाई कितना है, वाई भी 1 है और जेड कितना है 2 के बराबर। तो हमने बोला क्या था कि जिस दिन दुनिया में ऐसा हुआ कि फोर्स और अपना एक्सेलरेशन और टाइम इनको मौका मिला फंडामेंटल बनने का, उस दिन जो एनर्जी का डायमेंशन इनके टर्म में होगा, यही है आपका डिफाइनिंग द न्यू सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है कि आप फंडामेंटल, वो ऐसा ही फिक्स है, वो तो हमेशा है ही, बस एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल बोला जा रहा है जिसमें आप नया सिस्टम निकाल रहे हो, तो उसमें अब किसी का डायमेंशन लिखना है इनके टर्म्स में। तो इससे आगे यूनिट और डायमेंशन को आगे
देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कितना किंगडम पढ़ा था? कितना कितना 5 किंगडम किसने दिया था? आरएच हुइटेकर ने दिया था। उसके पीछे साल हमने नहीं लिखा, वो भी लिख के रखो, 1969। ठीक है, आरएच किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सॉरी 1969, यस 1969। चलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने किया था उसमें से किस चीज के ऊपर बेस करके उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो भी हमने किया था। सिर्फ लास्ट जो पार्ट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वहां पे हम थे तब हमें और भी इसके बारे में पढ़ना है। तो मोनेरा के बाद है कौन? प्रोटिस्टा। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। प्रोटिस्टा देखो, जो ऑर्गेनिज्म है इसमें इस ग्रुप में दो टाइप का ही ऑर्गेनिज्म दिखता है, दो टाइप। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो इसमें ऑटोट्रॉपिक जो भी कोई मोनेरा से हमने देखा था, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, केमोसिंथेटिक भी होते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉपिक में क्या? प्रोटिस्टा कोई नाम ले सकते हैं? ना, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत है नहीं, बाद में पढ़ाएंगे। और हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या बोला था? जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगा, खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑटो हेटेरोट्रॉपिक जैसे कि पैरासाइटिक हो सकता है, प्लस दूसरे के बॉडी में जाके वो रह सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाएगा, हेटेरोट्रॉपिक मतलब है दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगा। बोलो उसके बाद कौन है? बोलो फंजाई है। बोलो तो फंजाई के बॉडी में क्लोरोप्लास्ट होता है? फंजाई कभी अपना खाना खुद बना सकता है? किसका? हेटेरोट्रॉपिक का। हेटेरोट्रॉपिक का पैरासाइटिक हो सकता है। यहाँ बहुत बेसिक है, जब प्रोटिस्टा में जाएंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, और भी डिटेल में। फंजाई जो है ये बिल्कुल हेटेरोट्रॉपिक है। फंजाई में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है या कीमोसिंथेसिस होता है। ये इसके पास कोई क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होते हैं, है ना, ये व्हाइट कलर का होता है, तो हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक में से कैसा कैसा हो सकता है देख लो। फंजाई में जब जाएंगे तो डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये सेप्रोफाइटिक हो सकता है, सेप्रोफाइटिक। बोलो सेप्रोफाइटिक मतलब क्या बोला मैंने? यस, डेड बॉडी के ऊपर जब डिपेंड करेगा खाने के लिए तब होगा सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक हो सकता है। पैरासाइटिक मतलब क्या होगा? ये यस, कोई दूसरा स्पीसीज का लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो हम कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म का फिकल मैटर मतलब पॉटी के ऊपर अगर डिपेंडेंट है। डंग मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये डंग के ऊपर अगर डिपेंडेंट है फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, तो उसके ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो उसको कहा जाता है कॉप्रोफाइटिक। टर्म याद रखना है, इंग्लिश बायोलॉजी में क्या बोला जाता है, कॉप्रोफाइटिक कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हो गया मोनेरा हमने लास्ट क्लास में किया था, प्रोटिस्टा हो गया, यही हो गया। चलो चले, इसके बाद है प्लांटी और एनिमलिया। प्लांटी और एनिमलिया, चले आगे। हो गया, चलो नेक्स्ट देखो, प्लांटी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांटी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांटी न्यूट्रिशन बोलो तो ये सब प्लांट जो है, प्लांट किंगडम में मतलब प्लांटी में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म इन
प्लांट किंगडम, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एंड वो भी कैसा करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ऑलवेज ऑटोट्रॉपिक होगा प्लांट किंगडम में। और दूसरा टाइप का, ये ऑटोट्रॉपिक कैसा टाइप का है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक। जो ग्लूकोज बनाएगा, जो फूड बनाएगा, वो कैसे बनाएगा, बाय द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। अब है देखो एनिमेलिया। एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, बोलो एनिमल्स, हम लोग अपना खाना बना सकते हैं, यस, तो हमें क्या लिखना है, हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है। तो हेटेरोट्रॉपिक यहाँ पे कैसा एनिमल कैसा हो सकता है का, होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक भी होता है, सेप्रोफाइटिक भी होता है, होलोजोइक मतलब क्या है ना, मतलब सोचो कोई एक फूड मटेरियल, सोचो ये फूड मटेरियल है, सोचो प्रोटीन, ओके। जब हम कोई मीट को खाएंगे तो हम क्या खाएंगे, प्रोटीन को खाएंगे। हम हमारे बॉडी में, मतलब एनिमल किंगडम में कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे फूड को उसके बॉडी का कोई ऑर्गेन के थ्रू या ऑर्गेन सिस्टम में, उसके बॉडी में कोई ऑर्गेन सिस्टम के थ्रू इस फूड को ब्रेक डाउन करके एकदम छोटे छोटे एमिनो एसिड में बदल सकते हैं, है ना। अगर ये हम प्रोटीन खाएंगे तो मीठे एमिनो एसिड उस एमिनो एसिड में बदल सकते हैं। देन इस एमिनो एसिड का क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, एसिमिलेशन का मतलब है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट इनटू सेल, सेल जाके ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसको एसिमिलेशन कहा जाता है। बॉडी में ऐसे कोई डाइजेस्टिव कोई एक सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, और वो सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल को छोटे छोटे, मतलब कोई भी फूड खाएंगे, जैसे कि प्रोटीन खाते हैं तो वो एमिनो एसिड में बदलता है। अगर हम कोई पॉलीसैकेराइड को खाएंगे तो वहां से बनते हैं मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज। या हम अगर कोई फैट या लिपिड को खाएंगे तो वहां से ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनते हैं। तो वो बनने के बाद बॉडी में एसिमिलेशन होते हैं टिश्यू में। ऐसे डाइजेशन को कहा जाता है होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि आर्थवर्म। डेड बॉडी अगर कहीं पे मिलता है, डेड बॉडी मतलब ऐसा मत समझो कि एनिमल ही डेड बॉडी, कोई प्लांट का भी तो पार्ट डेड बॉडी हो सकता है। लीफ डेड हो गया, मिट्टी के साथ मिक्स हो गया, तो आर्थवर्म जाके उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो खाते हैं, तो वो होगा सेप्रोफाइटिक होगा। स्कैवेंजर मतलब बहुत सारे बर्ड्स हैं, जैसे कि बोलो वाल्चर, जैसे वाल्चर, ऐसे जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, बोलो तो वाल्चर क्या करते हैं, वाल्चर, ईगल, ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जो बर्ड्स क्या करते हैं, डेड बॉडी को डायरेक्ट खाते हैं, डेड बॉडी को पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके खा लेते हैं। देखो डिकम्पोजर और स्कैवेंजर दोनों में डिफरेंस है। डिकम्पोजर करते हैं एक ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक कोई भी ऑर्गेनिज्म को वहां पे छोटे छोटे क्या करते हैं, उसके अंदर जितने सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट में बदलते हैं। उसमें से जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट उस ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो ले लेते हैं, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। लेकिन स्कैवेंजर मतलब कोई एक डेड बॉडी है तो उसको डेड बॉडी को पूरा खा जाएगा, कोई न्यूट्रिएंट में नहीं बदलेगा। डिकम्पोजर और स्कैवेंजर में ये फर्क है, बाद में तुम्हें और भी समझ में आएगा, ठीक है। ये है हेटेरोट्रॉपिक एनिमल बॉडी, ऑलवेज होता है अपना खाना खुद बना नहीं। चलो न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करके भी हमने इतना सारा डिविजन हमने डिविजन किया। अब थ्री डोमेन सिस्टम मतलब क्या गया, एक था यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, ओके। ये दोनों एक दो प्लस रेस्ट किंगडम्स,
रेस्ट किंगडम मतलब कौन कौन है? बाकी जितने सारे किंगडम्स हैं, बाकी किंगडम में कौन है? प्रोटिस्टा है, और कौन है? बोलो, फंजाई है, और कौन है? प्लेंटी है, और कौन है? एनिमलिया है ना? ये चार प्लस ये दोनों। पहले कैसा था? एज पर व्हिटेकर वही हम मानते हैं, लेकिन थ्री डोमेन सिस्टम को समझो। मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड किया, तो यहाँ यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया आया, और बाकी जितना किंगडम था वो एक ग्रुप में आया। तो कितना हुआ? 1 2 3। इसके हिसाब से इसको थ्री डोमेन सिस्टम कहा जाता है। और इस थ्री डोमेन सिस्टम के द्वारा अगर हम किंगडम बोलेंगे तो कितना किंगडम आएगा? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। क्यों 6 किंगडम आएगा? क्योंकि यहाँ यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया दोनों को अलग करके समझा जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6। लेकिन थ्री डोमेन सिस्टम क्यों कहा गया? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो एज पर थ्री डोमेन सिस्टम किंगडम हो जाएगा 6 किंगडम। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो 1969 को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वही सबसे ज्यादा मानने वाला, सबसे ज्यादा जो जिस चीज के ऊपर बेस करके उन्होंने वो क्लासिफिकेशन दिया था, वो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और वैल्यूएबल भी है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए थ्री डोमेन सिस्टम का मतलब क्या है, किसको डिवाइड किया गया था? मोनेरा को। कितने ग्रुप के? 2 ग्रुप में, यूबैक्टीरिया और है आर्कीबैक्टीरिया, और बाकी रेस्ट जितना सारा किंगडम है वो एक तरफ है। तो इसमें टोटल किंगडम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, इसलिए इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन माना जाता है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात हो गई है, और एक इंपॉर्टेंट बात वो है क्लैमाइडोमोनास और है क्लोरेल्ला। बहुत मुश्किल है इस दोनों को लेके। क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेल्ला, ये दोनों को लेके बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों को एक्चुअली कहाँ रखा जाता है? ये दोनों को रखा जाता है इन, अगर सुनो, देखो ये क्वेश्चन आया भी था डायरेक्टली। अगर क्वेश्चन आते हैं कि क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेल्ला कौन सा ग्रुप में है, तो आंसर लिखना है इन प्रोटिस्टा। समझे? अगर क्वेश्चन आए क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेल्ला आर इन व्हिच किंगडम, आंसर क्या लिखना है? प्रोटिस्टा। लेकिन प्लांट किंगडम में जाओगे, वहां एल्गी के अंदर इसका एग्जांपल लिखा है। ठीक है, ओके। अब देखो उस चैप्टर के लिए कैसा क्वेश्चन आएगा। प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें वहां पे ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, सोचो ऐसा दिया है, क्लैमाइडोमोनास इज वन टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी, तब आंसर लिखना है ग्रीन एल्गी। बोलोगे मैम यहाँ तो हम एल्गी लिख रहे हैं, ऐसे दिया है तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से क्वेश्चन आया भी था। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेल्ला कौन सा ग्रुप में है या कौन सा किंगडम में है, आंसर लिखना है प्रोटिस्टा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए क्लैमाइडोमोनास या भी क्लोरेल्ला, इसमें से ये ग्रीन एल्गी में आते हैं कि ब्राउन एल्गी में आते हैं कि रेड एल्गी में आते हैं, तब आंसर लिखना है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में भी इसका एग्जाम्पल दिया है, इसके बारे में डिटेल वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, चलो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था। The kingdom Monera is the member of, किसका मेंबर है? कौन सा मतलब ऑर्गेनिज्म इसमें आता है? बैक्टीरिया। जितने सारे बैक्टीरिया हैं, हर बैक्टीरिया आते हैं इन द मोनेरा किंगडम। ठीक है, याद रखना है abundant ऑर्गेनिज्म। मोस्ट abundant ऑर्गेनिज्म लिखने से गलत होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखना है। इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा, मोस्ट abundant मतलब सबसे ज्यादा,
मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ऑर्गेनिज्म लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म लिखेंगे तो वहां पे एनिमल्स आ जाते हैं। 70% ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एनिमल होते हैं, ठीक है, इसलिए एनिमल ऑर्गेनिज्म लिखने से नहीं चलेगा। जितना माइक्रोब दिखता है उस माइक्रोब में से सबसे ज्यादा बैक्टीरिया दिखता है इन द ऑर्गेनिज्म में, सबसे ज्यादा दिखता है। बात याद रखना है, मोनेरा ऑर्गेनिज्म in everywhere of अर्थ, दुनिया में कोई भी रीजन में चले जाओ तुम्हें मोनेरा ग्रुप का कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा ही देगा। हर जगह मोनेरन ग्रुप का ऑर्गेनिज्म को दिखाई देते हैं। इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, यस, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जहां कोई ऑर्गेनिज्म पॉसिबल ही नहीं है वहां पे रहना, उस जगह में ये ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग, जो वाटर होते हैं वहां से, यस, हॉट स्प्रिंग में कितना टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं, उस जगह में भी वो रह सकते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा ठंडा कोल्ड एरिया जहां आइस बन गया, उस जगह में भी ये रह सकता है। इतना ज्यादा सैलिनिटी वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया में भी रह सकते हैं। बहुत ज्यादा ड्राई, कुछ में स्नो गिर रहा है, उस जगह में रह सकते हैं। वहां पे रहता है, रेगिस्तान है, फिर भी वो ऑर्गेनिज्म वहां पे रह सकता है। एंड इवन इनसाइड द अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी जाके ये रह सकते हैं। इतना एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये रह सकता है। कहीं पे भी जाओ, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये दिखता है। मोनेरन ऑर्गेनिजम्स आर इन एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑफ अर्थ, दुनिया के कहीं पे भी ये जगह, कोई कहीं पे भी जगह में ये रह सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बैक्टीरिया, उसके शेप के हिसाब से अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया दिखता है, तो हमें एक एक एग्जांपल याद रखना है। चलो आगे, एक एक एग्जांपल याद रखना है, एक एक बैक्टीरिया एज पर देयर शेप। में प्रोकैरियोट में पढ़ने को मिलेगा, इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। चलो, शेप ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया